स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और देख रहे हैं कल एक दमदार शुरुआत करने के बाद आज एशियन मार्केट से कुछ नरमाई से संकेत हैं। एसटीएक्स निफ्टी पर नजर डाली, 50 अंकों की कमजोरी 18,925 के पास है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स भी डबल डिजिट डिक्लाइंस के साथ इस समय कारोबार करता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स 75-76 अंक नीचे है और बाकी एशियन मार्केट्स खासतौर से जापानीज मार्केट निकाई पर नजर डालिएगा, लगातार गिरावट है और 450 अंकों की कमजोरी हमने यहाँ पर गिरावट है और 450 अंकों की कमजोरी हमने यहाँ पर भी बनती देखी है। बाकी मार्केट्स भी ऑलमोस्ट आधे से 2% नीचे ट्रेड करते दिख रहे हैं। कमोडिटी बाजार में कल तो फर्राटा रफ्तार थी, लेकिन वहां पर भी उसकी तेजी पर ब्रेक लगता दिखा है। क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और कहां रखनी है आज नजर, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। फ्राइडे पहुंच गया है एंड वाओ व्हाट अ वीक, जबरदस्त। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? एशियन मार्केट्स में सुस्ती क्या हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे या फिर कुछ? आई थिंक थोड़ा बड़ा एक्शन ऑलरेडी, आपको इतना ज्यादा एक्शन पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है, तो थोड़ा बाजार भी वेट एंड वॉच मूड में आ रहे हैं। एक तो जो पावल साहब की कमेंट्री थी वो तो आ गई, पर क्या डेटा उस कमेंट्री को सपोर्ट करेगा या नहीं, उसका इंतजार है। क्योंकि महीने की शुरुआत है, हम देखते हैं बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा आने वाले कुछ दिनों में आता रहेगा और उस पर अब बाजार की नजर ज्यादा बनती हुई दिख रही है। तो कल भी हमने देखा कि थोड़ा पॉज लिया है, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में आ गए हैं बाजार। वैसे अगर आप देखें तो दायरे में ही कारोबार रहा, उसके बीच मिली जुली क्लोजिंग थी अमेरिकी बाजारों की। डाउ करीब 200 अंक नीचे बंद हुआ, बट हल्की फुल्की खरीदारी की वजह से हमने देखा कि नैस्डैक पॉजिटिव टेरिटरी में आपके लिए बंद होते हुए दिखा है। अच्छी बात क्या है, 10 साल की बॉन्ड यील्ड 3.6% के नीचे है, बट इसमें बुरी बात भी यह है कि यह दर्शा रहा है कि बाजार अब मंदी के लिए तैयार हो रहा है। जो आने वाला रिसेशन या एटलीस्ट स्लो डाउन की तो बात चल ही रही है, तो उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। बैंक स्टॉक्स में कल हमने सबसे ज्यादा दबाव देखा, क्योंकि ऑब्वियसली बॉन्ड यील्ड गिरती है तो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी जो इनकी ट्रेजरी बुक है उस पर हिट आता है, तो वहां पर आपने वीकनेस जरूर बनती हुई देखी है। कोर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा जो आया है, जो पर्सनल स्पेंडिंग लोग करते हैं अमेरिका में, वो अनुमान से बेहतर आया है। तो लोग अभी भी अपना खर्चा कर रहे हैं, पर उसके सामने जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा कल आया है वो 2.5 साल के बाद 50 के नीचे आया है। 50 के ऊपर अच्छा माना जाता है, 50 के आसपास न्यूट्रल माना जाता है, 50 के नीचे नेगेटिव है। तो 2.5 साल के बाद ये जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है ये 50 के नीचे आया है, तो इसका भी थोड़ा असर हो सकता है कि ये जो स्लो डाउन की अब तक बात चल रही थी, अब वो रियलिटी में आपको आते हुए दिख रहा है, तो उस पर आपको रखनी नजर। और आज एक बहुत अहम डेटा आने वाला है, जो है अमेरिका का जॉब्स डेटा। नवंबर का रोजगार आंकड़े आपके लिए आने वाले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 लाख नई जॉब्स जोड़ी गई हैं। पिछले महीने ये 2,60,000 का आंकड़ा था, तो वहां से आपने स्लो डाउन देखा है। बेरोजगारी 3.7% के पास स्थिर रहने का अनुमान है। ये डेटा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अनुमान से अगर कम आया तो वो डेफिनेट इंडिकेशन है स्लो डाउन का। एक तरह से तो नेगेटिव के स्लो डाउन आ रहे हैं, बट वो फिर आपको जो कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हाँ फेड अब ज्यादा अग्रेसिव आगे नहीं रह सकता है, जो पावेल साहब ने हिंट दिया, वो आपको दे देगा। वहीं अगर आपने देखा कि 2 लाख से ज्यादा या मजबूत रोजगार के आंकड़े आए, तो एक बार फिर से सवाल उठते हैं कि फेड क्या रियली स्लो डाउन करेगा या फेड के रेट हाइक्स का क्या सच में इंपैक्ट आ रहा है या नहीं। तो आज का ये जो डेटा है ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो उससे पहले भी बाजार थोड़े स्टेबल, थोड़े कॉशियस आपको होते हुए दिख रहे हैं। बट हाँ, जैसा आपने कहा, कमोडिटी बाजार में भरपूर एक्शन था और उसका भी एक योगदान डॉलर इंडेक्स की वजह से 105 और उसके नीचे आ गया। ऑलमोस्ट 4 महीने के निचले स्तर पर आपको डॉलर इंडेक्स दिख रहा है, तो वो एक बड़ी राहत की बात है और उसकी वजह से बाकी कमोडिटीज में एक्शन देखा। 1800 के पार कल हमने सोने को जाते हुए देखा, फिलहाल 1800 पर ट्रेड कर रहा है। 5 महीने की ऊंचाई पर सोना है, 7 महीने की ऊंचाई पर आप चांदी को आते हुए देख रहे हैं। बाकी मेटल्स में आपने बड़ा एक्शन देखा है। कच्चा तेल वही 86, 85, 87 डॉलर्स की रेंज में अब आ गया है। ओपेक की बैठक होने वाली है 4 तारीख को, उस पर सबकी नजर है। क्या ये उत्पादन काटेंगे या नहीं? कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि शायद प्रोडक्शन कट नहीं हो सकता है। पहले एक खबर आई थी कि शायद प्रोडक्शन बढ़ा भी दिया जाए। बहुत सारी खबरें आ रही हैं, प्रेशर इन पर भी है। अब देखते हैं क्या डिसीजन लेते हैं। और रशिया के ऑयल एंड गैस पर जो प्राइस कैप लगने वाला था, उस पर भी थोड़ी सहमति बनती हुई दिख रही है। खबरों के अनुसार $60 का प्राइस कैप लग सकता है रूसी तेल पर, उस पर भी प्रोग्रेस आपको देखनी पड़ेगी। तो ठीक है, कमोडिटीज थोड़ा बाउंस बैक में है, बट अदरवाइज कुछ ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। बट हाँ, आज जो अमेरिका का डेटा आएगा वो ग्लोबल मार्केट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, तो अमेरिकी बाजारों के डेटा पर रहेगी नजर और उसके लिहाज से
आगे मार्केट किस तरह से पैन आउट होते हैं उसकी दिशा निर्धारित करने में हमें आसानी होगी। शुक्रिया दीपू, पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला है। तो एक बार फिर से एफएनओ स्पेस में दमदार प्रदर्शन एफआईआईज का देखने को मिला है। 8,250 करोड़ के पास की खरीद का फिगर आया है और दमदार कमबैक घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी कैश स्पेस में दिखाया है। 2,665 करोड़ की खरीद का फिगर है। थोड़ा कैश स्पेस में एफआईआईज डगमगाए हैं। 1,566 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर वहां निकल कर आया है। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर का रुख करते हैं। सरकार ने नागरनार स्टील प्लांट में हिस्सेदारी बेचने के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगवाया है। अब क्या है इस पूरी खबर की डिटेल, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, सारी जानकारी लेकर मेरे सहयोगी जी बिजनेस संवाददाता तरुण शर्मा जुड़ चुके हैं। तरुण, मॉर्निंग, जरा बताइए इस खबर को लेके क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा नगरनार स्टील प्लांट जो है, जो एनएमडीसी का पार्ट था, उसको अब सरकार अपना हिस्सा बेचने जा रही है। पहले 60% के आसपास हिस्सा बेचना चाहती थी, लेकिन अब 50% के आसपास वो हिस्सा बेच रही है। और 25 दिसंबर तक 27 जनवरी तक ईओआई जो है वो आप सबमिट कर पाएंगे। इसमें सरकार ने जो शर्तें रखी हैं वो ये है कि यदि आप या तो इंडिविजुअल तौर पे बिड कर सकते हैं, यदि आप कंसोर्टियम तौर पे बिड करेंगे तो 4 मेंबर आपके कंसोर्टियम में हो सकते हैं, और जो लीड मेंबर होगा वो 40% से ज्यादा 40% तो हिस्सा उसको रखना ही होगा, और जो बाकी के जो मेंबर होंगे उनको 10% की इक्विटी रखनी ही होगी। और जो मिनिमम नेटवर्थ है वो 5,000 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। वो ही लोग इस स्टील प्लांट के लिए बिड लगा पाएंगे। ये एक जो स्टील प्लांट है ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी ऑपरेशनल हो सकता है, और एक जो उसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफी सही है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो बड़े स्टील प्लेयर हैं इंडिया के, वो इसमें इंटरेस्ट जरूर दिखाएंगे। और सबसे ज्यादा यदि जो हमारे सोर्सेज हैं स्टील सेक्टर के, उनके हिसाब से जो पॉस्को जो कंपनी है उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टील प्लांट हो सकता है, क्योंकि जो चीज पॉस्को का रॉ मटेरियल है वो ही प्रोडक्ट ये नागरनार स्टील प्लांट बनाता है। तो एक बात तो ये, दूसरा अब इस ईओआई के अंदर एआईएफ भी इन्वॉल्व हो सकेंगे, वो भी ईओआई में अपनी बिड सबमिट कर सकते हैं। तो 27 जनवरी तक की डेट रखी है इस ईओआई की। उम्मीद सबको ये थी कि कॉनकोर का ईओआई पहले आ जाएगा, नगरनार का बाद में आएगा, लेकिन दीपक ने सबको सरप्राइज करते हुए नगरनार स्टील प्लांट का ईओआई कल शाम जारी कर दिया। डेवलपिंग स्टोरी है जिस पर नजर हमारी रहने वाली है। एंड ऑफ कोर्स जो स्टील सेक्टर से जुड़ी कंपनियां हैं, मेटल सेक्टर की जुड़ी कंपनियां हैं, वो आज इस पर जरूर रिएक्ट करती हुई नजर आएंगी। तरुण, शुक्रिया आपका वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। चलिए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर और कौन कौन से स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनमें एक्शन देखने को मिल सकता है। नुपुर आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल लेकर। नुपुर, मॉर्निंग, एक खबर तो तरुण ने दे दी, तो स्टील और मेटल सेक्टर तो सॉर्टेड है आज आपका। बताइए बाकी क्या ट्रिगर्स हैं आपके पास और कहाँ एक्शन दिखेगा? गुड मॉर्निंग। काफी सारे ट्रिगर्स और इनफैक्ट रिजल्ट्स भी है, क्योंकि रिजल्ट सीजन खत्म ही नहीं हो रहा है। जिस हिसाब से आईपीओ आ रहे हैं, तो जो अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है आयनॉक्स ग्रीन एनर्जी और आयनॉक्स विंड एनर्जी, उनके नतीजे आज आने वाले, तो वहाँ नजर रहने वाली है। जो गवर्नमेंट है वो 4th ट्रांच ऑफ भारत एंड ईटीएफ, भारत बॉन्ड ईटीएफ का आज लॉन्च होगा, तो वहाँ पर नजर रखनी होगी। डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी के चलते 11:30 बजे एक बैठक है, तो यहाँ से जो भी इनपुट आता है वहाँ पर भी नजर रहने वाले। आईपीओ से देखें तो यूनिपार्ट्स इंडिया का आज आईपीओ बंद हो जाएगा। करीबन 835 करोड़ की इसकी साइज थी, तो यहाँ पर नजर रहेगी। एक्सडेट के चलते लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर काफी मोमेंटम रहा है स्टॉक में 2-3 दिन से। स्टॉक स्प्लिट भी है यहाँ पर 1:2 का, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली। आईपीओ अपडेट देखें तो यूनिपार्ट्स इंडिया, जिसका दूसरा दिन है, वो करीबन 2x की जो कल दूसरा दिन था वो करीबन 2x तक बढ़ चुका है और आज उसका आखिरी दिन है। न्यूज़ फ्लो से देखें तो मंथ एंड है, तो ऑटो कंपनीज अपने जो मंथली सेल्स डेटा होते हैं वो अनाउंस करे, तो हीरो मोटर को वहाँ पर जो देखे नंबर्स पिछले महीने के, तो वो अनुमान से काफ़ी कम आते दिखे। हालांकि पिछले साल से देख के कंपेयर करें तो करीबन 12% से ऊपर है। आयशा मोटर्स, यहाँ पर जो नतीजे आए थे पिछले महीने के, जो डेटा सेल्स के डिटेल्स आए थे, वो अनुमान से काफ़ी बेटर
आते दिखे। इनफैक्ट वाई बेसिस पे भी 37% की ग्रोथ है। ऐसे मैं लिस्ट दूँ जहाँ पर देखें तो नवंबर की जो बिक्री है वो करीबन 21% से इस बार बढ़कर आई है। और पैसेंजर व्हीकल हो या कार्गो व्हीकल हो, हर तरफ यहाँ पर तेजी ही नजर आई। अतुल ऑटो की भी बात करें तो नवंबर में जो बिक्री हुई थी वो करीबन 68% से इस बार बढ़कर आई है। पीबी फिनटेक आज फोकस में रहने वाला है, जिस हिसाब से इन कंपनीज के लॉक इन खत्म होते हैं और हम देखते हैं कि ब्लॉक डील्स आ जाती है। तो यहाँ पर भी आज ब्लॉक डील है जहाँ पर सॉफ्ट बैंक अपना हिस्सा बेचने वाली है। 4.5% के डिस्काउंट पर ये भाव रखा गया 440 का, और करीबन $12.4 करोड़ की ये डील आज होने वाली है। ऑयल एंड गैस कंपनीज भी आज फोकस में रहने वाली है, क्योंकि सरकार ने जो घरेलू कच्चे तेल का एक्सपोर्ट है उस पर विंडफॉल टैक्स घटा दिया। तो पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर। एनएमडीसी की हम बात कर चुके हैं, पर वहाँ पर नवंबर की भी सेल्स और प्रोडक्शन की डिटेल्स आई है, जहाँ पर जो सेल्स है वो करीबन 5.5% से बढ़कर आई है और जो प्रोडक्शन है वो 8% से ऊपर है। ऑटो सीएनजी कंपनीज भी आज फोकस में रहने वाले हैं, क्योंकि भारत सरकार ने पोल्यूशन पैनल ने 3 राज्यों को एनसीआर के केवल सीएनजी और ई ऑटो पर रजिस्टर करने के लिए ही कहा है। तो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जहाँ पर नजर रहेगी। ओके नुपुर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी डिटेल्स रखने के लिए। आइए अब फटाफट जान लेते हैं आज की ट्रेडिंग कॉल्स। पहली आ रही है चॉइस ब्रोकिंग NIIT लिमिटेड। यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन है। कैश स्पेस में 338 रुपए के पास आप एंट्री करिए। स्टॉप लॉस 328 का, 356 के टारगेट के लिए। और आन राठी सिक्योरिटीज मुथूट फिनेंस, यहाँ पर खरीदारी की रिकमेंडेशन है। स्टॉप लॉस 1080 का लगाना है। 1145 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि आज के बाजार पर एक्सपर्ट्स की क्या रणनीति है और कौन से स्टॉक्स में वो आपको दाव लगाने की सलाह देने वाले हैं। इन सब पर बात करने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत जी, मॉर्निंग। एक जबरदस्त परफॉर्मेंस हमने कल बनते हुए मार्केट में देखा, जब तीनों ही बड़े इंडाइसेस में हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे हैं। अब जरा बताइए आज हमें कहाँ नजर रखनी है। गुड मॉर्निंग नेहा जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, हमें लगता है कि इस मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी है। और कल के दिन में हमने नो डाउट एक अच्छे हायर लेवल्स देखे थे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग का सेशन भी देखा था। मुझे लगता है शायद थोड़ा सा करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन 18,750 से लेकर 18,700 के रेंज में मार्केट के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट है। उस रेंज के अंदर खरीदें, स्टॉप लॉस रखें 18,600 का, क्योंकि 18,600 ऑल टाइम हाई लेवल था। मुझे लगता नहीं कि मार्केट जल्दी से इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करेगा, तो इन लेवल्स के करीब करीब खरीदना चाहिए 18,600 के स्टॉप लॉस के साथ। और लगता है इस एक्सपायरी में एक बार हम 19,000 से लेकर 19,050 के लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी 43,000 के करीब बढ़िया सपोर्ट है। उन्हीं लेवल्स के करीब करीब और स्टॉप लॉस रखे अराउंड 40,000 के करीब का। ओके, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ दिख रहा है? स्टॉक स्पेसिफिक लगता है कि हमें सेक्टर्स पे फोकस करना है। आईटी हमें लगता है कि यहाँ से लगातार परफॉर्म करते हुए नजर आ सकता है। आईटी में हमें टेक महिंद्रा अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अभी तक अंडर परफॉर्मर रहा है, लेकिन चल सकता है। तो 1150, 1160 के टारगेट्स के लिए खरीदे, स्टॉप लॉस रखे 1075 के करीब का। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ दूसरा स्टॉक जो है वो मुथूट फाइनेंस है, उससे चलेंगे। और यहाँ पे हमें लगता है कि मुथूट फाइनेंस नहीं, सॉरी, ग्राफिम खरीदना है। स्टॉप लॉस रखना है 1780 का, टारगेट रखेंगे 1860 रुपए के। वेरी वेल। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में ही खरीदारी की रिकमेंडेशन तो है ही, साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कम नहीं है। ग्रासिम, टेक महिंद्रा, इन दोनों स्पेसेस में खरीदारी की रिकमेंडेशन आ रही है। श्रीकांत जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए इक्विटी स्पेस में आज हमारे दर्शकों को करना क्या है। कमोडिटी बाजार की रणनीति अब समझते हैं, और आज विस्तार से बात करने के लिए एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वंदना, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वंदना, सबसे पहले तो सोने चांदी की बात कर लेते हैं। 7 महीने तक सुस्ताई चाल के बाद फाइनली इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखाया। मतलब 1 महीने से कम टाइम फ्रेम में $180-190 की छलांग लगाना, इट्स मोर देन अ मिरेकल जहां तक सोने का सवाल है। मुझे बताइए कि क्या ये रैली अभी बाकी है यहाँ से सोने और चांदी में? आज क्या करना चाहिए? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। जिस तरीके से बढ़ते हुए इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में लगातार फॉल आ रहा है, एक कह सकते हैं कि सेफ हेवन बाइंग जो है काफी सालों बाद यहाँ पे, काफी दिनों बाद यहाँ पे लौटी है गोल्ड में। और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे आज के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि काफी स्ट्रांग रैली थी यहाँ पे, वीकेंड का टाइम है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आ सकती है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपसाइड का ही रहेगा। तो मेरे ख्याल से अगर गोल्ड की बात करूँ तो एमसीएक्स में लग रहा है
कि 200 से 250 रुपए तक का आज फॉल हो सकता है देखने को मिले, लेकिन जब तक 53,000 से नीचे की क्लोजिंग नहीं देता है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोई शार्प फॉल है। और यहाँ पे सिल्वर में अगर देखा जाए तो सिल्वर में मुझे लग रहा है कि जो बाइंग है वो थोड़ी सी यहाँ पे कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन इवनिंग फॉल आता हुआ देख सकते हैं। तो 63,800 के करीब आता है कंफर्मेशन के बाद, तो ही जाके सेलिंग करनी है। टारगेट 66,000 का रखना है, स्टॉप लॉस 64,200 का लगाना है। तो बाइंग आनी चाहिए, लेकिन आज के दिन में थोड़ा सा करेक्शन है वो रहेगा। मंडे ऑनवर्ड फिर से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। नहीं, ये बिल्कुल बनता भी है क्योंकि सोना हो या चांदी दोनों ने ऑलमोस्ट 5 से 9% का इस एक हफ्ते में चार ट्रेडिंग सेशन में ही उछाल दिखाया है। तो कूल ऑफ तो यहाँ पर बट ऑफ कोर्स नेचुरल है। मेटल स्पेस ये एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चाइनीज डिमांड को लेकर तो अभी भी चिंताएं हैं, भले ही 2 सिटीज में उन्होंने ईज ऑफ करने की बात की हो कोविड कर्व्स, लेकिन टेंशन है। बट सप्लाई साइड है वो मेटल्स को सपोर्ट प्रदान कर रही है। मेटल्स में कहाँ नजर है आपकी? जी नहीं, हाँ, क्योंकि सप्लाई साइड अभी कंटिन्यू रहेगा, ये थोड़ा सा टाइट रहेगा। और कॉपर में देख लिया जाए तो ग्रेजुअली अब यहाँ पे फिर से 700 की तरफ ये जा रहा है। कल भी हम लोगों ने एक अच्छा खासा इजाफा आता हुआ देखा था। मेरे ख्याल से ये जो काउंटर है इसमें बाइंग जो है कंटिन्यू रहेगी। और जिंक जो है यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेंगे। तो जिंक में मुझे लग रहा है कि 272.5 या 273 तक के लिए मॉडरेट बाइंग आएगी। दूसरी चीज है नेहा, मुझे कॉपर में लग रहा है कि कॉपर में एक बार फिर से 695 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। तो बाइंग आज रहेगी, लेकिन थोड़ा सा मॉडरेट बाइंग रहेगा, बहुत एग्रेसिव बाइंग नहीं आएगी। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से क्रूड में अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो ये काउंटर ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। अब बात जरा एनर्जी कॉम्प्लेक्स की कर लेते हैं, क्योंकि ये जितनी भी रैली आई है ये बुलियन और मेटल्स तक ही सीमित रही है। कच्चा तेल या नेचुरल गैस को इसने बिल्कुल छुआ नहीं है। एक रेंज को पकड़ के पूरे हफ्ते ये बैठे रहे हैं। तो अब यहाँ से होगा क्या? क्योंकि अब क्लैरिटी भी नहीं मिल रही कि ओपेक एग्जैक्टली करेगा क्या। पहले कहा बढ़ेंगे आउटपुट, फिर कहा नहीं जी हम तो काट देंगे, और अब वर्चुअल मीटिंग की बात हो रही है। तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही कि होगा क्या, तो क्या किया जाए? जी नेहा, देखा जाए तो एनर्जी काउंटर में काफी सारा कंफ्यूजन है। यहाँ पे प्राइस कैप पे भी रहा है, इस तरीके से ओपेक पे भी लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा डिसीजन मेकिंग वाला एक वो नहीं रह सकता है मीटिंग की, वर्चुअल भी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे प्राइसेस जो है वो थोड़े रेंज में रहेंगे। इंटरनेशनल मार्केट की बात करूँ तो $82 से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन $84 जो है काफी बढ़िया, $85 जो है ये काफी बढ़िया एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा WTI के लिए। और सिमिलरली मुझे लग रहा है कि अगर MCX की बात करूं तो 6800 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो भले ही हम यहाँ पे 1 से 125 तक की जो बढ़त है वो आता हुआ देखें, लेकिन 6800 से ऊपर टिकना थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि चाइना का कंसर्न बहुत बड़ा है। नवंबर में ओपेक ने कम कराया है प्रोडक्शन, लेकिन बहुत ज्यादा कम भी नहीं हुआ जो हम बोले कि वो बड़ा अग्रेसिव प्रोडक्शन कट कर रहे हैं। तो इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो देखने को मिलेगा। तो 6800 तक प्राइसेस जा सकते हैं, वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में भी $82-83 तक का राइज है, उसके बाद एक पॉज आ सकता है रैली में। और नेचुरल गैस पर अपना व्यू बता दीजिए। मुझे नेचुरल गैस पे यहाँ पे ज्यादा क्लैरिटी लग रही है। मैं इसमें ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ थोड़ा कि यहाँ पे फॉल यहाँ पे आ सकता है। 564 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, 540 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस 574 का लगाएं। और जो मॉडरेट टेम्परेचर है वहाँ पे यूएस वगैरह में, उसकी वजह से यहाँ पे डिमांड की कमी होगी और वेदर पे बहुत ज्यादा ये रिएक्ट करती है कमोडिटी। तो सेलिंग साइड में रहना चाहिए, 540 टारगेट रखना चाहिए। पॉइंट टेकन। वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी डिटेल्स रखने के लिए और बताने के लिए कि नॉन एग्री स्पेस में आज कहाँ है कमाई के मौके। आइए बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। वंस अगेन नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, मॉर्निंग, वेलकम बैक। बताइए किन शेयरों पर FII ब्रोकरेजेस ने FIR दर्ज की है? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले वेस्ट लाइफ, जहां पे CLSA ने उनकी जो रेटिंग है उसे अपग्रेड किया है। पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, वो आउट परफॉर्मेंस की हो गई और जो टारगेट है उसे भी बढ़ाया। अब जो टारगेट है वो 810 का है। मैक्वेरी की भी वहां पे आउट परफॉर्मेंस की जो रेटिंग है उसे मेंटेन किया और जो टारगेट है वो 880 का है। डिवीज पर मॉर्गन स्टैनली की आज एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने अंडरवेट
के साथ इनिशिएट की अपनी रिपोर्ट और जो टारगेट दिया है वो 3050 का टारगेट दिया है। बजाज ऑटो पर भी आज ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिस हिसाब से मंथली सेल्स नंबर आए थे। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है और जो टारगेट है उनका वो स्टॉक पर 4309 का टारगेट है। नोमुरा की तरफ से भी न्यूट्रल की रेटिंग को बना के रखा है बजाज ऑटो पे और जो टारगेट दिया है उन्होंने वो 4021 का है। मॉर्गन स्टैनली ने ब्रिटानिया पर भी अपनी रिपोर्ट निकाली है, जिस हिसाब से कंपनी ने अनाउंसमेंट किया था चीज प्रोडक्ट को लेकर, वहां पे उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है और जो टारगेट है वो 4427 का है। नोमुरा की तरफ से M&M पर भी आज जो रिपोर्ट है वो आई है, जहां पे उन्होंने बाई की रेटिंग को बना के रखा है और जो टारगेट है वो 1616 का है। विप्रो पे देखें तो आज सिटी की तरफ से सेल की रेटिंग के साथ रिपोर्ट आई है, जहां पे उन्होंने टारगेट को कम किया है, 370 का अब उनका टारगेट है। और HCL टेक पर भी सिटी की रिपोर्ट है, जहां पे उनका टारगेट 985 का है। ओके नुपुर, थैंक यू सो मच वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए।